अस्सलाम वालेकुम। हम एएस लेवल सोशियोलॉजी पेपर 2 द फैमिली की कंप्लीट रिव्यू की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसके 2 पार्ट्स हम बना चुके हैं। आज आखिरी पार्ट 3 ऑफ 3 हम देखने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो फैमिली रोल एंड चेंजिंग रिलेशनशिप्स, और इसमें 2 ही एंगल्स हैं, एक जेंडर है और एक एज है। तो पहले शुरू करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी एंड फैमिली लाइफ। तो ये सवाल है मेरा कि जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू की, तो शुरू करते ही असल में हम कहाँ से शुरू करेंगे? किसका पर्सपेक्टिव सबसे पहले आएगा? फेमिनिस्ट का आएगा। तो फेमिनिस्ट में आएंगे तो फिर हम सभी फेमिनिस्ट को कवर कर लेंगे इसमें, यानी लिबरल फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, तीनों को कवर कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा भी आपको पता है कि फेमिनिस्ट की एक पूरी लिस्ट है, लेकिन हम बाकी सबको शायद सिर्फ टच करें, इन लोगों को डिटेल में कवर कर लेंगे, लेकिन वो डिटेल ही बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बहुत बेसिक लेवल की डिस्कशन है। तो सबसे पहले तो सवाल है कि लिबरल फेमिनिस्ट ये सोचता है, ये फेमिनिस्ट का लफ्ज़ मिटा के से पहले ना लिबरल लिख लें, सब बता के हमारा वक्त बचे। फेमिनिस्ट के ऊपर छोटा सा लिबरल लिख लेंगे, हम लिबरल फेमिनिस्ट की पहले बात कर रहे हैं। लिबरल फेमिनिस्ट ये कहता है, जेंडर इक्वालिटी चूँकि बात कर रहे हैं हम, तो ये कहता है कि थ्रू लॉज एंड अवेयरनेस जेंडर इक्वालिटी लाई जा सकती है, लाई जा रही है, और कुछ ना कुछ लाई जा चुकी है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के लिए यूज़ करता है। ठीक है। अब इसके ऊपर आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब हुआ। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि इन फैमिली रोल्स जो हैं वो बैलेंस्ड हों। जो मैं बार बार जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्जिगल कॉन्जिगल रोल्स की तरफ लाया जाए। अगर ख़ातून को अर्न करना चाहती हैं तो उनको राइट दिया जाए। वर्क प्लेस के ऊपर भी उनके साथ जो है वो इक्वल राइट रखा जाए, यानी फैमिली रिलेटेड। जैसे कि अगर वो फैमिली की वजह से उनको एक्सक्यूज़ चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी की एक्सक्यूज़ चाहिए, तो उस वक्त उनको दी जा सके। इस तरह की बहुत सारी इन्होंने बातें की। तो लिबरल फेमिनिस्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि दे ट्राई टू प्रमोट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक वेज ऑफ क्रिएटिंग जेंडर बैलेंस। ठीक है ना? तो चाहे तो ये लफ्ज़ लिख लें, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। ठीक है। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक ऑप्शंस। दूसरी बात है, दे रियलाइज दैट सम दैट women have choice as well. women choice, क्या मतलब हुआ इस बात का कि लिबरल फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई खातून एक ख़ास सर्कमस्टेंसेस में जीना चाहती हैं और उसमें खुश हैं, तो उनको जीने दो भाई। हर एक को पकड़ के आज़ाद करना है, जो खुद आज़ाद महसूस कर रहा है उसको भी आज़ाद करना है, तो ये तो फिर अपने तौर पे ग़ुलाम बनाने वाली बात है। तो ये विमेन की चॉइस को से एग्री करती हैं। क्या कोई खातून कहती है मुझे डोमेस्टिक वर्क करना है तो करें भाई, कोई कहती है मुझे चाइल्ड रेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है तो ठीक है, सही है। कंबाइंड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी खातून को चाहिए तो ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है। ये बात समझ आती है? तो दिस इज़ अबाउट लिबरल फेमिनिस्ट। ऑन द अदर हैंड मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, लिख लीजिए हेडिंग छोटी सी। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के जो रोल्स हैं जिसमें फ़ीमेल बर्डन है बहुत ज़्यादा, उसको हाईलाइट करती हैं, और अनपेड सर्वेंट कहती हैं वाइफ्स को। वो ये नहीं कहती कि जो ख़वातीन हैं वो अपनी मर्ज़ी से रोल लेती हैं। वो कहती हैं अगर मर्ज़ी दे दी जाए तो कोई भी ना ले, चाइल्ड रेयरिंग और हाउस वाइफ का रोल। वो
तो कहती हैं कि ये लेती ही इसलिए ख़वातीन के उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है, और वो डबल और ट्रिपल एक्सप्लॉयटेशन वाली बात होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और रेडिकल फेमिनिस्ट क्या कहती हैं कि सारा मसला पेट्रियार्की है, मर्दों का बनाया हुआ माशरा, मर्दों बनाए गए रूल, मर्दों की बनाई हुई ज़िंदगी, मर्दों की बनाई हुई सोसाइटी। तो पेट्रियार्की जो है वो प्राइमरी सोर्स है मेल डोमिनेशन की। और विमेन बायोलॉजी की वजह से, ये कहती हैं विमेन बायोलॉजी की वजह से उनके ऊपर फोर्स कर दिए जाते हैं सारे फैमिली रोल्स। बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? फैमिली रोल्स फोर्स किए जाते हैं बिकॉज ऑफ विमेंस बायोलॉजी। क्या मतलब हुआ? वीक है। चाइल्ड रेयरिंग भी वो हैं, तो अब वो लेके उनको ज़बरदस्ती बना दिया कि अब तुम ही करोगे। तो इसका मतलब ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि चाइल्ड बेयरिंग को विमेन से हटा दो, तो अब उसका कुछ इंतजाम किया जाए। फिर इसी तरह से ये कहते हैं कि विमेन कम्युनिटी होनी चाहिए। यही कौन कहते हैं? रेडिकल। मैंने बताया भी था ना, वो जो सॉर्ट ऑफ जो मार्वल की मूवीज़ में भी दिखाते हैं। कौन सी सोसाइटी होती है वो? वंडर वुमेन कहाँ से आती है? नहीं याद आ रहा आपको? अच्छा। ठीक है, तो बहरहाल ये भी पहले थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इस पर। तो बहरहाल ये इनका जो है वो अबैंडनमेंट का ही तरीका है कि बस छोड़ दो, ख़त्म करो, तभी कुछ हो सकेगा। तो अब ये तो चूंकि जैसे मैंने कहा जेंडर रोल में बात करेंगे तो फेमिनिस्ट की बात ही होगी। अब ये बात तो ख़त्म हो गई। अब हम कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि जेंडर रोल्स में चेंज क्या आया। थ्योरिस्ट की बात कर ली, अब चेंज की बात करते हैं। तो कॉन्जुगल रोल्स की हेडिंग डाली है बड़ी सी मुझसे मुराद, इसको बड़ा करो ना पहले। अब यहाँ कॉन्जुगल रोल्स देखो, एक पेज से पूरा पूरा आ सकता था। कॉन्जुगल रोल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहले जो था वो न्यूक्लियर फैमिली में क्लियर गाइडलाइंस थी, अम्मा ये करेंगी, अब्बा ये करेंगे। अगर आपको ज़माने के ऐड भी देखो ना आपने, जो यूएस में दिखाए जाते थे कि एक अच्छी फैमिली कैसी होती है, तो इवन ऐड में बताते थे अ गुड मदर शुड बी लाइक दिस एंड दिस इज़ वाई यू शुड यूज़ दिस। अपना मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन साथ में बताते जा रहे हैं गुड मदर कैसी होगी, गुड वाइफ कैसी होगी। तो वाइफ और मदर के रोल को बड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जाता था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये रोल फेड अवे हो रहा है। और जो अपने पुराने रोल से हटती थी उनके ऊपर वायलेंस भी होता था, उनको जो है वो सेपरेशन भी हो जाती थी, आइसोलेशन में भी जाती थी। इवन दूसरी औरतें ही उनको बड़ा अजीब सा वो महसूस करवाती थी कि तुमने कैसे बाल कटवा लिए, ये तुम कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हो, ये तुम कैसे कपड़े पहनी हो। ठीक है जी। तो अच्छा, अब लेकिन कॉन्जुगल रोल्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर। अब इसमें लिखिए पहला, हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर। हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर में क्या ख्याल है आपका? खवातीन दुनिया में आज भी खवातीन ज़्यादा करती हैं या बराबर हो चुका है? आज भी खवातीन ज़्यादा करती हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करती है फैमिली में आज भी कि नहीं करती? आज भी करती है। लेकिन क्या कुछ कमी आई है? हाँ, कमी भी आई है, ये बात भी नोट हो गई। और एक एक आर्ग्यूमेंट ये है, रेमोस ने ये फाइंड आउट किया कि अगर मेल अनएम्प्लॉयड होगा
तो हाउस वर्क थोड़ा और बेहतर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि वो घर में काम करने के लिए अवेलेबल हो सकेगा। हाउस वर्क को लेकर एक मसला ये भी है कि वेमेन अपनी ख्वाहिश से पेड एम्प्लॉयमेंट में तो चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई उनके होमवर्क में, ख़ासतौर पे जबकि चिल्ड्रन डिपेंडेंट होते हैं। फिर आजकल की सोसाइटी में एक चीज़ और ये आई कि लिखिए यहाँ पे लिखिए कि हाउस वर्क से रिलेटेड ही, हाउस वर्क के अंडर में ही चीज़ आ रही है, हाउस वर्क के अंडर में आ रही है कि गुड मदर की अब जो डेफिनेशन है वो डेवलपमेंटली अवेयर्ड हो, मोर एजुकेटेड हो, चाइल्ड रिफ्लेक्ट्स अपॉन द मदर, तो और प्रेशर में है वो हाउस चोर्स कम कर रही होगी, लेकिन अब बच्चे की डेवलपमेंट को लेकर उसको बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में रहती है। ये एक चेंज आया है, तो हम ये चेंज की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं कि यस कुछ कमी आई है, लेकिन अब कुछ डायनेमिक्स चेंज भी हो गए हैं। पहले वो ज़्यादा फोकस होती थी खाना खिला दे, अच्छा पका दे, केक बना दे, ये कर दे, अब वो फोकस पे भी हो गई है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ मुझे देखनी है, मुझे उसको अच्छे ग्रेड्स पे काम करना है। अच्छा, उसके अलावा कुछ कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं इन रोल्स में, हाउस होल्ड रोल्स में, हाउस होल्ड जॉब्स के अंदर। एक इसी के हाउस होल्ड के नीचे ही एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि कल्चरल, एथनिक, रिलीजियस ये एंगल्स भी हैं जिसकी वजह से एक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है हाउस होल्ड में। समहाउ 2008 में सलीवन ने ये कहा कि अब हम ये देख रहे हैं कि इस बात का एविडेंस हमारे पास है कि men are doing more work than before। हाउस वर्क की बात हो रही है। Men are spending more time with children। Families are becoming home centered। ये डेवलपमेंट है, चाहे तो ये लिख लें कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है होमवर्क में वो ये है, men are now sharing greater housework, spending more time at child care and home centered families होती जा रही है। तो ये एक तो ये बात ख़त्म हो गई। ये बात थी सारी जो हम फेमिनिस्ट के एंगल से देख रहे थे, जेंडर रिलेटेड फैमिली इश्यूज with the perspective of feminists। What about functionalism and Marxism and feminism तो कवर ही हो गया, यही दो रह गए, तो ये भी छोटा छोटा सा ही है। तो फंक्शनलिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? लिख लें, यहाँ पे हेडिंग डाल दें, यहाँ पे हेडिंग डाल दें, फंक्शनलिज्म एंड चेंजिंग जेंडर रोल्स इन फैमिली। ठीक है जी, तो अंडरलाइन कर लो हेडिंग है तो थोड़ा सा कुछ महसूस हो जाए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, यहाँ पे जगह बनती जा रही है तो कर लेते जाओ इसको जी। तो अब फंक्शनलिस्ट तो ये कहते थे ना कि बड़े सेग्रीगेटेड रोल्स हैं मेल और फीमेल के, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। अब कॉन्जुगल रोल्स डेवलप हो रहे हैं, और जिस स्टेज में इंडस्ट्रियलिस्ट, अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के जिस स्टेज में, तो वहाँ पे जेंडर रोल्स जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसको इन्होंने कहा, विलमॉट एंड यंग ने, स्ट्रैटिफाइड डिफ्यूजन।
जहाँ पे कि कॉन्जुगल रोल्स इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें एक बात जो उन्होंने ऑब्ज़र्व की, फंक्शनलिस्ट ने या फंक्शनलिज्म में ऑब्ज़र्व की गई, कि पहले ये अपर क्लास में हुआ, फिर मिडिल क्लास में हुआ, और आखिर में वर्किंग क्लास में हुआ। रोल कॉन्जुगेशन जो है वो फर्स्ट अपीयर्ड इन अपर क्लास, then in gender role conjugation, first appeared in upper class, then in middle class, and then in lower class. और फंक्शनलिज्म वाले हों या फार राइटिस्ट हों, वो अभी भी स्ट्रेस करते हैं कि ये जेंडर रोल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, मिक्सड अप नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात लिख लें, जेंडर रोल्स शुड बी इस्टेब्लिश, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही मार्क्सिस्ट पे जाएंगे तो फिर वहीं, हाँ, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट भी ऐसी थी तो मार्क्सिस्ट खुद भी वैसे ही हैं अभी भी। तीसरी हेडिंग लगा लीजिए, मार्क्सिज्म। मार्क्स जो है वो फैमिली को लेकर 3 जुमले बोलता है। मार्क्स नहीं, मार्क्सिस्ट कह लें, 3 जुमले बोले जाते हैं, जिसको के मॉर्गन ने 2001 में बताया था। उसके लिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया था फैमिली इकोनॉमीज़। फैमिली की 3 इकोनॉमीज़ होती हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखिए नहीं अभी, मोरल इकोनॉमी एंड इमोशनल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कौन कंट्रोल करेगा, किसके हाथ में पैसों का इख्तियार होगा, उसी के पास ज़्यादा पावर होगी। दूसरा है जैसे कि मर्द की जॉब एक शहर से दूसरे शहर में चाह रही है तो फैमिली मूव कर जाएगी उसकी खातिर। औरत की जॉब जा रही है तो नहीं मूव होगी, क्योंकि पैसे का कंट्रोल एक्चुअली मर्द के पास है, डिसीजन मेकिंग पावर मर्द के पास है। तो पहली बात है पॉलिटिकल इकोनॉमी, पावर इकोनॉमी। ठीक है, पावर किसके पास है, एक ये गेम है फैमिली में। तो लिख लीजिए पावर इकोनॉमी या पॉलिटिकल इकोनॉमी, जैसा भी लिखना चाहें। इन्होंने लफ्ज़ पॉलिटिकल यूज़ किया है वैसे। पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी उसकी उसका कंट्रोल होगा फैमिली पर। और पावर आमतौर पे फाइनेंस से आती है, पैसे जिसके पास ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, मोरल इकोनॉमी क्या होती है? चूंकि मैं घर का इंतजाम संभाल रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी चॉइसेस ज़्यादा अप्लाई होनी चाहिए। चादर कौन सी होगी, पेंट कौन सा कराएंगे, बच्चे कौन से स्कूल जाएंगे, ये मोरली ये पावर एग्जिस्ट करती है जो ख़वातीन के पास ज़्यादा होती है। ठीक है, और तीसरी इकोनॉमी है इमोशनल इकोनॉमी। ये इंटरेस्टिंग बात है, कौन किसके बगैर ज़्यादा नहीं रह सकता, ये हर फैमिली में डिफरेंट होता है। जो नहीं रह सकता उसका अपोनेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। समझ में आई ना? तो इन्होंने कहा कि ये एक्सरसाइज ऑफ पावर्स जो है ना फैमिली में की डायनामिक्स बदलती रहती हैं, और इसी की बेस पे जेंडर रोल्स के ऊपर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंस आता है। बहरहाल मार्क्सिस्ट वो जो अपना बाकी सब कुछ कहते हैं वो वैसे ही कहते हैं कि women and children are more prone to domestic violence, or although men can be victim but it is less common.
अब आखिरी इसी का जेंडर रिलेटेड बात है कि क्या है, फैमिली होनी चाहिए, जो भी सिचुएशन हमने देखी, और जेंडर जेंडर के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। कंक्लूजन लिख लें, यूँ कह लें, कंक्लूजन क्या है इसका। कंक्लूजन ये है कि फैमिली, दो तीन पॉजिटिव बातें लिख लें, दो तीन नेगेटिव लिख लें। पॉजिटिव बातें लिख लें, फैमिली दे रही है आपको फाइनेंशियल, फिज़िकल, इमोशनल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। फैमिली रिप्रोड्यूस कर रही है। इमोशनल तो सही से लिख लेती, इमो लिख दिया। फैमिली सिक्योरिटी दे रही है। फैमिली रिप्रोडक्टिव नीड पूरी कर रही है सोसाइटी की। फैमिली कल्चर और रूल के प्रोपगेशन का बाइस है। प्रोपगेट्स कल्चर एंड रूल। सोसाइटी बनती इस तरह से कि लोग होंगे, एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे तो सोसाइटी बनेगी। लेकिन इसके नेगेटिव में बात लिख लें, ऑप्रेसिव भी हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें ये हैं कि ऑप्रेसिव हो सकती है। ख़ास तौर पे अगर वो न्यूक्लियर हो, ज़बरदस्ती की हो, ऐसी हो जो फोर्स्ड फैमिली हो, अपनी मर्ज़ी की नहीं हो। एक्सप्लॉयटेटिव हो सकती है। ऑप्रेसिव का मतलब तो है ना जबर करना। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब है कि आपसे फ़ायदा पूरा उठा रहा हूँ, आपको मिल कुछ नहीं रहा। साइकोलॉजिकली अनस्टेबल कर सकती है। वेस्टर्न वर्ल्ड के कुछ डेटा मौजूद है, इसको यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। ऐसी डेटा डोमेस्टिक वायलेंस का शेयर किया इन्होंने कि 70% ऑफ फीमेल मर्डर विक्टिम्स आर किल्ड बाय देयर मेल पार्टनर्स। बात समझ आ रही है? नॉट बाय स्ट्रेंजर्स। और जो उनके साथ वायलेंस होता है, 25% ऑफ द वायलेंस जो है वो उनके पार्टनर से ही होता है। और डोमेस्टिक सेटिंग में अपनी लाइफ टाइम में कितने परसेंट वेमेन जो है अपने घर में वायलेंस का शिकार होती हैं? फिनलैंड में 25%, यानी हर चौथी औरत के साथ हो रहा है। जापान में 6%, थाईलैंड में 30%, पेरू में 47%, नेदरलैंड में 28%, यूएसए में 8%, स्वीडन में 19%। तो ये मुख्तलिफ इन्होंने परसेंटेजेस दी हुई हैं। ठीक है जी, अब लास्ट पार्ट हमारा शुरू होता है। जेंडर ख़त्म हो गया, इसको बंद कर दीजिए और इसको खोल लीजिए। अब हमारा शुरू हो गया एज एंड फैमिली। ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें कि हम ये देखेंगे कि, और एज में काफ़ी सारी बातें, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये डाइवर्स है, क्योंकि बच्चा अलग है, एडल्टहुड अलग है, मैरिड लाइफ अलग है, फिर उसकी क्या नाम था उसका जिसने 8 स्टेजेस बताए थे, एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताए थे एक सोशल डेवलपमेंट के, लाइफ और एज के साथ उसने कनेक्ट किया था। तो फिर वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है जी।
तो हम बात करते हैं कि बच्चे क्या होते हैं। बच्चों को सोशली क्या समझा जाता है। एज एंड फैमिली की बात हो रही है। एज के हिसाब से फैमिली लाइफ कैसे चेंज होती है। पहले बच्चों का ज़्यादा वक्त बड़ों के साथ गुजरता था, उसके मुकाबले में आज बच्चों का ज़्यादा वक्त अपने पीयर्स के साथ गुजरता है। ठीक है। तो बच्चे कौन होते हैं जिनको एडल्ट प्रोटेक्शन चाहिए। लिख लो बेटा। नीड एडल्ट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। दे हैव देयर ओन राइट्स। लैकिंग moral consciousness conscience conscious lacking moral consciousness CONSCIOUSNES responsible for their actions। आप देखिए कि इन्हीं आइडियाज में ही कुछ अनसर्टेनिटी और कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। जब वो लैक करते हैं मोरल कॉन्शियसनेस तो फिर अपने एक्शन से कैसे होंगे। राइट्स के लिए अवेयर भी हैं, उनके राइट्स भी हैं, लेकिन प्रोटेक्शन उनको रिक्वायर्ड है, खुद नहीं ले सकते अपने राइट्स। So there are many things that we could discuss regarding children। अगर हम ये देखें कि क्या चाइल्डहुड का या बच्चे का जो भी डेवलपमेंट है वो सिर्फ वक्त के साथ बदली है, और इस तो हम ये कहेंगे हाँ वक्त के साथ बदली है, बाकी हर सोसाइटीज में बिल्कुल एक जैसी होती है। अगर हर सोसाइटी में एक जैसी नहीं होती तो और कॉम्प्लेक्स हो गई। एक तो टाइम के साथ चेंज हुई, ऊपर से क्रॉस कल्चरली भी अलग अलग है। हाउ हाउ डू वी ट्रीट और हैंडल चिल्ड्रन इन अ फैमिली। तो बहरहाल इन जनरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जाता था, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी। लिखें लिखें ज़रा। प्री इंडस्ट्रियल चिल्ड्रन। आपको सुन के हैरत होगी, प्री इंडस्ट्रियल चिल्ड्रन वर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नीचे खाली लिख लें मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्री इंडस्ट्रियल चिल्ड्रन लिख के नीचे पॉइंट्स लिख लें, एक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर राइट्स। लगता है आपको ऐसा? असल में ये राइट्स वो वाले राइट्स हैं कि क्या आप अभी किसी से लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं? आप 18 की नहीं हुई इसलिए नहीं कर सकती। प्री इंडस्ट्रियल एरा में कर सकते थे बच्चे, बच्चे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। प्री इंडस्ट्रियल एरा में एडल्ट चिल्ड्रन रिलेशनशिप वाज क्लोजर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई सबा? कि प्री इंडस्ट्रियल में एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप क्लोज होता था, क्लोजर होता था। अभी बच्चे को आपने खाली एक शीशे का वो डब्बा बना के, शीशे का गुलदान बना के रखना है, गिर जाएगा लग जाएगी, गिर जाएगा लग जाएगी, जाओ बेटा स्कूल जाओ। आप क्या कर रहे हो पता नहीं, अच्छे मार्क्स आ गए शाबाश। मेरी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है अब पेरेंट की बच्चे की लाइफ में। बच्चे की लाइफ में उसके दोस्तों की, उसकी सोशल लाइफ, सोशल मीडिया की ज़्यादा एंगेजमेंट है। पहले बच्चा पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होता था, या फिर कहीं वो जाता था नौकरी करने, वो करने अपना इंटर्नशिप करने जाता था, वो डायरेक्ट फिजिकल लाइफ में वो होता था इन्वॉल्व। बच्चा जो है वो ग्रॉसरी करने जाता था, बच्चा जो है वो घर के कामकाज करता था। बच्चा फुल टाइम स्टूडेंट नहीं था पहले। इसलिए बच्चा बड़ों के साथ, ये एडल्ट के साथ क्लोज होने की बात हो रही है, पेरेंट्स के साथ ही नहीं सिर्फ। और इसी तरह से चिल्ड्रन जो हैं वो मोर मोर क्या लिखा है,
मोर प्ले टाइम, मोर एक्सपेरिमेंटेशन ऑप्शंस। तो हमने वक्त के साथ बच्चों की पूरी ये सब कुछ चेंज हुआ है हमारे यहाँ। ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं हम, ज़्यादा संभलने लगे हैं और संभाल संभाल के चलने लगे हैं। अब इसको इसको एक लाइन लगा के डिफरेंट करिए तो पुरानी बात हो गई ना। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल क्या हुआ? ये प्री इंडस्ट्रियल था, इसके बराबर अब में एक डब्बा बना लें, ये प्री इंडस्ट्रियल का डब्बा था। पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या हुआ? फुल टाइम स्टूडेंट्स। अब मॉडर्न दौर में क्या हैं बच्चे? फुल टाइम स्टूडेंट हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर्स हो गए हैं बच्चे, पहले नहीं होते थे। पहले पेरेंट्स सोचते थे बच्चे को क्या देना है, अब बच्चे खुद सोच सकते हैं हमें कौन सा बर्गर खाना है, कौन सा टाको खाना है। तो फिर डायरेक्ट मार्केटिंग का भी निशाना है ना। चाइल्ड डायरेक्टेड मार्केटिंग भी है। और इसी तरह से फ्रेजाइल कंसिडर किए जाने लगे हैं। फ्रेजिलिटी एसोसिएट हो गई है बच्चों के साथ। डिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स हो गए हैं, क्लोजर टू पीयर्स एंड सोशल मीडिया हो गए। इन सारी बातों में आखिर में हम ये बात कहेंगे, देखें नहीं चाहें, कि ये यूनिवर्सल नहीं है। कल्चरली और जोग्राफिकली थोड़ा मुख्तलिफ है हर जगह पे। इन जनरल बात की जा रही है। अच्छा जी, बच्चे की बात कर ली इन्होंने। अब अचानक से किसकी बात करेंगे? फैमिली में एज रिलेटेड इश्यूज की बात कर रहे हैं, बच्चों की हो गई। अब इसको चाहे तो बंद करके अगले अगले पेज पे चले जाएं। बच्चों के बाद अगली बात किसकी होगी? ग्रैंड पेरेंट्स की। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, बच्चों के बाद फौरन अम्मा अब्बा की बात नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि जब फैमिली की बात की ना हमने, जेंडर की बात की, इसकी तो वो हमने काफ़ी बात अम्मा अब्बा के पीछे की है अभी। तो ये पहले हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर लें, थोड़ा वो रिफ्रेशिंग हो जाएगा। अच्छा, फैमिली लाइफ में अब ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटेड क्या है अभी? सबसे पहला मसला लिख लें, ग्रैंड पेरेंट्स एंड फैमिली लाइफ। मिस, आपने अपने नाना को देखा है? मैंने अपने दादा को नहीं देखा। तब आपने अपने दादा को देखा है? दादी को देखा है? नाना को देखा है? नानी को देखा है? हमारे अब्बू ने अपने दादा को नहीं देखा, अपनी दादी को नहीं, दादी को शायद नहीं देखा, हाँ। अपने नाना को शायद देखा। क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज चेंज हुई हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स की एग्जिस्टेंस जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा एविडेंट हो गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा ग्रैंड पेरेंट्स के नीचे के लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एरो ऊपर की तरफ बना दीजिएगा। इससे एक मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? या तो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है या अपने पोता पोती पे डिपेंडेंट है। किस तरह से? फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और फिजिकली भी। और हम लोग क्या कहलाएंगे, मैं का कौन सी जनरेशन कहलाऊंगा? पिवट जनरेशन या सैंडविच जनरेशन। ठीक है, ये नाम चाहें तो अलग से लिख लें। पिवट जनरेशन एंड सैंडविच जनरेशन एक कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब? जैसे हम कहते हैं कि हम अपने अम्मा अब्बा से भी डांट खाते थे, हम अपने बच्चों से भी डांट खाते हैं। जब अम्मा अब्बा की नाराज़गी भी वो करते थे, मैनेज करते थे, बच्चों की नाराज़गी मैनेज करते हैं।
दुनिया के बहुत से कल्चर्स में अब ग्रैंड पेरेंट्स चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। देख लें, ग्रैंड पेरेंट्स प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर। उसके रीज़न में वही आ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, बोथ पेरेंट्स काम कर रहे हैं, चाइल्ड केयर की कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी बातें मौजूद हैं। क्या क्रॉस कल्चरली सब जगह ऐसे ही है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो पूरी दुनिया में ही बढ़ी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये फिनोमेना नज़र आ रहा है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। ऑल्दो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, लेकिन हाँ, इन जनरल ये बड़ा है ग्रैंड पेरेंट्स का फैक्टर। एक बात और ये लिख लीजिए आखिरी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कि कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो वैल्यू करती हैं ओल्डर पीपल को, अपने साथ रखना चाहती हैं। इसके रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उसके रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ सोसाइटीज़ जो रिलीजियस नहीं रही और कल्चर से भी कट आउट हो चुकी हैं, वो ओल्ड होम्स को प्रेफर करती हैं। ठीक है जी, तो ये एक ग्रैंड पेरेंट्स का गेम रुक गया, हो गया, और इसको इन्होंने कनेक्ट किया कि चाइल्ड केयर से रिलेट करते हुए ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल था, क्यों किसी माशरे में ज़्यादा है, क्यों किसी माशरे में कम है, हमने ये भी देख लिया। ये बताइए कि क्या अभी ग्रैंड पेरेंट्स ख़त्म नहीं हुआ बेटा? नहीं सॉरी, चिल्ड्रन ख़त्म नहीं हुआ, चिल्ड्रन चल रहा है अभी। चिल्ड्रन का एक एंगल और आ गया। चिल्ड्रन के एंगल में चिल्ड्रन ही खोल लेना, ये चिल्ड्रन है ना। हाँ, चिल्ड्रन की बात कर रहे थे ना, है ना। यहीं पे ज़रा ऐड कर लीजिए सोशल क्लास। चिल्ड्रन के एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ फैमिलीज़ में मुख्तलिफ होते हैं, उसकी एक वजह सोशल क्लास भी होती है। बस छोटा सा डब्बा बीच नीचे बना दें, उसको कुछ बाद में लिख लेंगे। और एक वजह जेंडर भी होती है, उसके नीचे भी एक डब्बा बना दीजिए। और एक वजह एथनिसिटी भी होती है, और डब्बा बना दीजिए। अब चिल्ड्रन ख़त्म हुआ है, तो सोशल क्लास में बच्चे अलग अलग तरह से उनको पाला जाता है, बात ठीक है। स्कूलिंग अलग होती है, हेल्थ केयर अलग होता है, ड्रेस अलग होता है, उनको टॉयज़ अलग तरह के मिलते हैं, उनका उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। कौन सा एक्सपीरियंस अलग होता है? लाइफ एक्सपीरियंस। उनके पीयर्स अलग होते हैं, तो उनकी फूड, उनके क्लोथ्स, उनका स्कूल, उनका उनका जो है वो ट्रैवल एक्सपीरियंस, उनका स्पोर्ट्स, सब सोशली क्लास के हिसाब से अलग अलग होता है। जेंडर वाइज भी चीज़ें अलग अलग होती हैं सब। स्पोर्ट्स अलग होता है, स्कूल अलग हो सकता है, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, क्लोथ्स अलग होते हैं, फूड भी अलग हो सकता है, एथनिकली भी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं। तो यूँ चाइल्डहुड से रिलेट करते हुए हमने सोशियोलॉजिकली फैमिली लाइफ एक बच्चे की अच्छी तरह से देख ली। अब बात करते हैं मदरहुड और फादरहुड की। जी भाई, ये हमारा आखिरी पर्चा है, इसके बाद ख़त्म हमारा कोर्स। मदरहुड एंड फादरहुड। पेपर बच्चों के हो रहे हों और महसूस अम्मा अब्बा को हो रहा हो कि हमारा पेपर है, ये भी सोशियोलॉजिकली पढ़ना चाहिए। अच्छा, पहले तो बताइए कि मदरहुड और फादरहुड का क्या कॉन्सेप्ट है। दोनों ही को रिलेट करके नंबर वन तो कहते हैं, एक
एक फिजिकल बायोलॉजिकल अटैचमेंट टू चिल्ड्रन, है ना? मदर और फादर की दोनों की बच्चों से एक बायोलॉजिकल अटैचमेंट होती है, नहीं होती है? यानी ये कल्चरल नहीं है, नहीं करो उसको, ये कल्चरल नहीं है। अंग्रेज का बच्चा होगा तो वो भी, उससे भी अटैचमेंट उसको महसूस होगी। चाइनीज़ का होगा तो उसको भी महसूस होगी, पाकिस्तानी का तो होगा तो उसको भी महसूस होगी, बिल्ली का होगा तो उसको भी महसूस होगी। ठीक है, ये बायोलॉजिकल है अटैचमेंट बच्चों के साथ। लेकिन माँ होना किसे कहते हैं, ये तो बदला। जैसे कि मदर का रोल चेंज हुआ, यानी वेमेन का रोल चेंज हुआ, एज अ वाइफ चेंज हुआ, वैसे जो है वो एज रोल ऑफ women changed, so did the concept of motherhood। बात समझ आ रही है? जैसे कि अब बताते खुद, पहले पहले औरत के लिए ज़रूरी था कि women used to take, यानी took pride in motherhood। माँ बनना एक बड़ी बात होती थी हमारे में ना, माँ के कदमों में चले जन्नत है जी। Nowadays want to avoid responsibility। ये बहुत जेनरिक टर्म है, ये बात याद रखिएगा, ये जेनरिक टर्म है, मतलब जनरली कह रहे हैं हम, जनरलाइज कर रहे हैं हम। बहुत जगहों पे नहीं भी होगा ऐसा, अभी भी ऐसा ही होगा कि मदरहुड में प्राइड करती होंगी। ओवर, क्या ओवर एम्फोसाइज कर रहे हैं या ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं? लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि बर्थ रेट कम हो गया है, बर्थ रेट कम हो गया है? ये बात तो दुरुस्त है कि फैमिली साइज छोटा हो गया है, ये बात दुरुस्त है कि नहीं है? फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड एज जो है मदर की, वो बढ़ गई है, लेट शादी हो रही है। नियरली हाफ ऑफ ऑल बर्ड्स आर आउटसाइड मैरिज। ये यूके की बात हो रही है आई थिंक, दूसरे मुल्कों में इससे भी ज़्यादा है। हाँ, ये यूके की बात हो रही है, क्योंकि यूके में अभी भी बहुत सारे अब नॉन नॉन यूके बेस्ड लोग आबाद हैं ना, बहुत बड़ी आबादी हो गई है अब यूके में, लोकल से ज़्यादा बाहर वाले हैं। तो उनकी जो सोसाइटी, आमतौर पे एशियंस आए हैं, और एशियंस के यहाँ मैरिज एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए यूएस में, यूके में 50% बर्ड्स जो हैं वो आउट ऑफ मैरिज हो रही हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वेस्टर्न, जो कि अगर जहाँ पे वेस्टर्न ज़्यादा है वहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा है। नियरली हाफ ऑफ बर्ड्स आर आउटसाइड मैरिज। ये मदरहुड में चेंज आया। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने कहा, एक काम और हुआ, मोर स्ट्रेस ऑन वुमेन फॉर चाइल्ड सक्सेस। एजुकेशन में साइकोलॉजिकली बच्चा सक्सेसफुल रहे। ठीक है जी। फिर एक स्ट्रेस फॉर केयरिंग अलोन ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली।
न्यूक्लियर फैमिली की वजह से भी एक स्ट्रेस आई है कि बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। अब्बा तो जॉब पे जाएंगे, अम्मा को भी जॉब पे जाने की ज़रूरत हो रही है, लेकिन ख्याल किसको रखना है? रोल तो जेंडर का न्यूक्लियर फैमिली में ख़वातीन पे ही लगा हुआ है। ठीक है जी। तो ये कुछ डिस्कशंस थी जो हमने मदरहुड से रिलेटेड की। फादरहुड भी चेंज हुआ है क्या? जी। ट्रेडिशनल रोल क्या था जी फादर का? आई एम द मैन, ब्रेड विनर और डिसीजन मेकर और कंट्रोलिंग, कंट्रोल रिसोर्सेज, नो इमोशंस, लैक ऑफ इमोशंस ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। एक तो फेमिनिस्ट एंड मीडिया ने क्या किया, अवेयरनेस एंड पब्लिसाइजेशन, पब्लिसाइज किया। क्या पब्लिसाइज किया? नंबर एक, एब्यूज़ को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया। मर्द तो ख़राब होते हैं, मर्द मारते हैं, मर्द गलत होते हैं, मर्द गुस्से में होते हैं। दूसरा उन्होंने जो है वो एक और काम ये किया कि दी इमोशनल साइड ऑफ मैन, इसको एम्फसाइज किया कि होती है भाई, आप क्यों नहीं शो करते अपने इमोशन। जिसके बाद 22 कुछ तब्दीली आई। ठीक है, चैलेंज हुए मर्द। तीसरी बात ये कि वेमेन एम्पावरमेंट बिल्स आए जिन्होंने उनको राइट्स दिए, मोर राइट्स टू वुमेन। ये सब बातें जब वेमेन का रोल चेंज होना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली फादरहुड के जो ये गेम था ना, ये चेंज होना शुरू हो गया। आई एम द मैन, नो आई एम अ पार्टनर, वी आर पेरेंट्स। ब्रेड अर्नर, आई एम द ब्रेड अर्नर, वी आर ब्रेड अर्नर्स। आई एम ओनली डिसीजन मेकर, वी आर डिसीजन मेकर्स। आई कंट्रोल द रिसोर्सेज, नो वी कंट्रोल द रिसोर्स। इवन लीगली उनको अब खवातीन को बराबर का राइट मिल गया। नो इमोशन, नो आई कैन शो इमोशंस एंड ओनली women टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, नाउ आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। ओनली women चेंज पैम्पर्स, नो नाउ आई ऑल्सो चेंज पैम्पर्स। तो यूँ फादरहुड का रोल जो है वो सोसाइटी में हमने देखा कि बाय द टाइम चेंज हुआ, अक्रॉस कल्चर्स चेंज हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ, कहीं कम हुआ, कहीं अभी भी नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल फादर्स का रोल भी फैमिली में चेंज हुआ है। तो हमने बच्चों का रोल देख लिया, मदर्स का रोल देख लिया, फादर्स का देख लिया और ग्रैंड पेरेंट्स का देख लिया। यही आपके कोर्स का गेम है। नाउ इट इज़ द न्यू मैन बट मैनी कपल्स फाइंड इट हार्ड टू पुट इनटू प्रैक्टिस स्टिल। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमारा लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिए, अच्छा सा पेपर देकर आइए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं जल्द ही पेपर 3 के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।